हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट मंत्रा बाय आदित्य सर। बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एनिमल किंगडम। बेटा एनिमल किंगडम 3 से 5 एमसीक्यू लगभग हमको हर साल नीट में देखने को मिलते हैं और साथ में बेटा ये जो एमसीक्यू आते हैं ये सीधे एमसीक्यू आते हैं, है ना। अब अगर साइकॉन स्काइफा होता है तो होता है बेटा। एनिमल किंगडम जो है ना एक ऐसा चैप्टर है जो फैक्ट्स के ऊपर चलता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जगह पर यहाँ पर बेटा फैक्ट्स ही होते हैं, है ना। सीधा सवाल आता है और हमको सीधा आंसर करना होता है, मतलब बहुत दिमाग नहीं लगाना होता। यानी कि बेटा ऐसे चैप्टर जो होते हैं वो स्कोरिंग चैप्टर होते हैं, है ना, जहां से एमसीक्यू भी अच्छे आ रहे हैं और साथ में एमसीक्यू जो है ना बड़े आसान आते हैं, सीधे एमसीक्यू आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर थोड़ी मेहनत करके अगर चीजों को याद कर लिया तो यानी कि ये फिक्स हो गया कि भाई यहां से हमको एमसीक्यू आएगा और हम उसको करेक्ट करेंगे। पर अगर हम कंसेप्चुअल चैप्टर की बात करें तो हम पूरा समझने के बाद में भी हमारे मन में रहेगा कि ठीक है यार एग्जामिनर क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा। यहाँ पर भाई सीधा है कि जो भी आने वाला है वो सीधा आने वाला है। हम एक बार अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो यहाँ से हम स्कोर करेंगे ही, ठीक है बेटा। तो अच्छे से मेरे साथ में हर एक चीज को याद करते हुए समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहले चीजों को समझेंगे, उसी को क्लास में याद भी कर लेंगे, प्रॉपरली रिस्पॉन्स देते हुए चलना है और हम एनसीईआरटी रीडिंग भी करते जाएंगे, ठीक है। नीट मंत्रा बाय आदित्य सर का मॉड्यूल भी पैरेलली सॉल्व करते जाएंगे। अब बात करते हैं बेटा कि एनिमल किंगडम जो है उसके अंदर हम बात किसकी करेंगे। तो ऑब्वियस सी चीज है सर, एनिमल किंगडम मतलब एनिमल्स की बात करेंगे। हाँ, पर ये एनिमल है कौन, है ना। सर एनिमल मतलब एनिमल नहीं, एनिमल मतलब एनिमल तो है, पर भाई जो एनिमल मतलब एनिमल है वो एनिमल है कौन, उसको मैं कैसे कैरेक्टराइज करूं, किस बेसिस पर मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनिमल बोलूं, है ना। ऐसा क्या क्राइटेरिया होगा जिस बेसिस पर मैं उसको एनिमल बोलूंगा। तो यानी कि सबसे पहले मुझे समझना है कि भाई एनिमल किंगडम के अंदर ये जो एनिमल है ना, इस एनिमल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझना पड़ेंगे। सबसे पहले हमको बात करना पड़ेगी कि जो एनिमल है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की। एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। अब बेटा एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक के अंदर सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे कि एनिमल्स जो है उनके अंदर सेल कैसा होता है। अब सेल ही क्यों, तो बेटा हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक कैरेक्टर ही क्या है, सेल का प्रेजेंट होना, है ना। तो हमारा भाई कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो कि जो भी लिविंग है उनके अंदर सेल प्रेजेंट होगा। अब सेल की बात करें तो बेटा सेल तो दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक भी होता है और यूकैरियोटिक भी होता है। तो एनिमल्स के अंदर जो सेल होता है वो यूकैरियोटिक होता है, तो इसीलिए हम बोल देंगे यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल है। इसीलिए बेटा एनिमल जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, यूकैरियोटिक। तो एनिमल्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो फॉलो करते हैं वो आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो करते हैं। अब बेटा आर.एच. विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सब के सब प्रोटिस्टा में है ना। यानी कि एनिमल्स जो हुए वो तो सब कैसे हुए फिर, मल्टी सेलुलर। तो बेटा यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। हालांकि अब इन यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर में भी कुछ अलग ग्रुप भी हो सकते हैं, पर हमको ये तो समझना है कि भाई उनमें और हम में अलग क्या है, इसीलिए तो हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें। तो सबसे पहली चीज हमने समझी कि भाई एनिमल मतलब जो कैसे हो, यूकैरियोटिक हो और मल्टी सेलुलर हो, ठीक है ना। तो एक तो मल्टीपल सेल हो और यहाँ पर सेल जो हो वो कैसा हो, मल्टीपल हो, है ना, यानी कि मल्टी सेलुलर हो। तो हमने बोल दिया पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो एनिमल का है वो क्या है, यूकैरियोटिक है और मल्टी सेलुलर है। यूकैरियोटिक है और मल्टी सेलुलर है। अच्छा दूसरे कैरेक्टर की बात करते हैं, दूसरे कैरेक्टर के। तो यूकैरियोटिक हो गए, मल्टी सेलुलर हो गए। अब हम अभी सेल की ही बात कर रहे हैं। तो बेटा एनिमल सेल जो होता है उसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है और प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना। फंगल सेल के ऊपर भी क्या होती है, सेल वॉल होती है। बैक्टीरियल सेल पर भी क्या होती है बेटा, सेल वॉल होती है। पर एनिमल्स जो है ना वो यूनिक है कि इनके पास में सेल वॉल नहीं होती, एनिमल्स के सेल पर सेल वॉल नहीं होती। इसीलिए हम लिख लेंगे
कि यहाँ पर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है, तो सेल वॉल यहाँ पर एब्सेंट। तो हमने बोला एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक के अंदर सबसे पहला है कि वो यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, और फिर इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट। तो यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, सेल वॉल एब्सेंट बोलते जाना है बेटा साहब, ठीक है ना। तो यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है और सेल वॉल इनमें एब्सेंट है, तो यानी कि यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है और साथ में सेल वॉल एब्सेंट, दो कैरेक्टरिस्टिक देख ली। अब इनके बेटा न्यूट्रिशन की बात करें तो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स मतलब क्या? हेट्रोट्रॉप्स मतलब वो जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। तो बेटा हमको पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। अब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं यानी कि ऑटोट्रॉप्स हो गए वो, है ना, वो अपना खाना तो भाई खुद से बना सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स जो हो गए वो ऑटोट्रॉप्स हो गए। अब बेटा हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हमको फूड कहां से मिल रहा है बेटा? प्लांट से मिल रहा है। तो प्लांट एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उससे ग्लूकोज बना रहा है, फिर हम उस ग्लूकोज को प्लांट से ले रहे हैं, प्लांट्स को खाकर, ठीक है ना। अब सर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्यों लिखा? समझते हैं इस चीज को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्यों लिखा हुआ है। बेटा देखो ध्यान से समझो, ये मान लेते हैं एक प्लांट है, ठीक है, चलो ये इसके लीव्स हैं। अब इस प्लांट ने करा फोटोसिंथेसिस। क्या करा बेटा? फोटोसिंथेसिस। अब जब फोटोसिंथेसिस करी तो इसने फूड बनाया, ग्लूकोज बनाया। अब बेटा ये एक एनिमल है, इस एनिमल ने इस प्लांट को खाया, इसका फूड जो है, इसकी एनर्जी जो है वो कहां चली गई? इस एनिमल के पास, है ना। यानी कि ये एनिमल डायरेक्टली इस प्लांट पर डिपेंड कर रहा है, पर एक तीसरा व्यक्ति भी है, यानी कि एक और एनिमल है जिसने इस एनिमल को खा लिया। अब बेटा इससे एनर्जी इसको मिली, पर बेटा इनडायरेक्टली इसको एनर्जी कहां से आई? प्लांट से ही आई थी। यानी कि ये जो है इसको भी एनर्जी तो किससे आई है बेटा? प्लांट से ही आई है। तो बेटा ये चीज को याद रखना है कि ऑटोट्रॉप से ही एनर्जी मिलने वाली है, अब वो डायरेक्टली मिले चाहे इनडायरेक्टली मिले। तो प्लांट्स ही वो हैं जिस पर हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, हम बेटा हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। तो बेटा बात करें अगर एनिमल्स से कैरेक्टरिस्टिक की, तो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है, और हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर फूड के लिए, ठीक है। क्या क्या हो गया जल्दी से बताना है फटाफट से। तीन कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या? यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक है और मल्टीसेलुलर है। हमारे सेल पर सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, सेल वॉल एब्सेंट। और फिर हमने बात करी कि हम कैसे हैं, हेट्रोट्रॉप्स हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। चलो हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें बेटा, तो हम में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अच्छा ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? क्या होता है ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? देखो बेटा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले बेटा यहां पर हमको फूड का इंटेक करना पड़ेगा, इंजेशन करना पड़ेगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। तो बेटा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है बेटा? इंजेशन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं, है ना, वेजिटेरियन लोग हैं हम। तो अगर हम प्योर वेजिटेरियन है, हालांकि मैं हूं नहीं, पर अगर मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, मान लेते हैं, ऐसा मानने के लिए करा, तो मैंने क्या करा? चपाती ली, ठीक है ना। चलो यार, फिर पत्तियां, मेथी, पालक जो भी हो, ठीक है ना, उसकी भाजी बनी हुई है, उसके अंदर मैंने उस चपाती को डिप करा बढ़िया, ठीक है ना, और मैंने उसको अपने माउथ के अंदर रख लिया। बेटा मैंने क्या करा? फूड का इंटेक करा। इस फूड के इंटेक को हम बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं? इंजेशन। फूड का इंटेक करना बेटा क्या होता है? इंजेशन। तो यानी कि सबसे पहले हमने क्या करा बेटा? फूड का इंजेशन करा, फूड का इंटेक करा, ठीक है। अच्छा इसके बाद मैंने इस चपाती को अपने दांतों से चबाया, ठीक है ना, इसका ब्रेक डाउन करा, तो छोटे 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 पीसेस के अंदर तोड़ा,
ठीक है। अब जब ये छोटे 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 पीसेस में हम तोड़ रहे हैं, यानी कि हम इसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, है ना, डाइजेशन करना यानी कि ब्रेक डाउन करना। फिर हमने इसको एंजाइम की मदद से तोड़ा, यानी कि हमने इसका फिर डाइजेशन करा। तो बेटा फाइनली हमने क्या करा, जो हमने चपाती खाई है उसका ब्रेक डाउन करा, यानी कि उसका डाइजेशन करा। तो नेक्स्ट प्रोसेस बेटा क्या हो गई, डाइजेशन। तो पहला बेटा क्या था, इंजेशन, फिर क्या है बेटा, डाइजेशन। ठीक है। तो हमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, और इस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर इंजेशन होगा, फिर होगा बेटा डाइजेशन। अच्छा, डाइजेशन के बाद में हमने क्या करा, जो हमारा फूड था ना, पहले वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, हमने पहले उसको दांतों से तोड़ा, थोड़ा सिंपल फॉर्म में लेकर आए, एंजाइम की मदद से और थोड़ा और सिंपलर फॉर्म में लेकर आए। अब हमारे फूड के अंदर जो है, जो भी सब्सटेंसेस थी, हम उनको सिंपल फॉर्म में ले आए, बड़े सिंपलर फॉर्म में ले आए, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, है ना। तो हम बड़े सिंपल फॉर्म में उसको ले आए हैं, यानी कि हम फिलहाल ग्लूकोज के फॉर्म में उसको ले आए हैं, ठीक है ना। तो अब अगर ये ग्लूकोज हमारे इंटेस्टाइन में है, तो हमको इसको एब्जॉर्ब भी तो करना पड़ेगा, बॉडी में भी तो लेना पड़ेगा, वरना तो बॉडी के बाहर हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो इंटेस्टाइन में ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्ब करके कहां लाना है, ब्लड के अंदर, यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस बेटा क्या हो गई, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट प्रोसेस बेटा क्या हो गई, एब्जॉर्प्शन। तो यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर पहले करेंगे इंजेशन, फिर करेंगे उसका डाइजेशन, फिर करेंगे उसका एब्जॉर्प्शन। अब बेटा एब्जॉर्प्शन के बाद में जिस ग्लूकोज को ब्लड में लेकर आए, ब्लड से उसको सेल तक पहुंचाएंगे, अब सेल उसका यूज कर लेगा, उससे एटीपी बना लेगा, है ना। यानी कि अब करेंगे बेटा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ठीक है ना। तो अब हम एसिमिलेशन करेंगे, यानी कि पहले इंजेक्शन करा, फिर डाइजेशन करा, फिर एब्जॉर्प्शन करा, फिर एसिमिलेशन। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद में बेटा जो भी कुछ वेस्ट बच गया था, जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे, जो एब्जॉर्ब करके ले आए वो तो ठीक है, पर जो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया था, वो एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ, उस वेस्ट को बॉडी के बाहर कर देंगे, इसको हम बोल देंगे बेटा इजेशन। क्या बोल देंगे बेटा, इजेशन। इजेशन। तो यानी कि बेटा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जहां पर हम बेटा पहले फूड का इंजेशन करेंगे, फिर डाइजेशन करेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन करेंगे, फिर एसिमिलेशन करेंगे और फिर इजेशन, है ना। क्या क्या करेंगे बेटा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। क्या क्या, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो बेटा एनिमल से कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो गए, कि भाई हमारे पास में यूकैरियोटिक सेल है, हम मल्टी सेलुलर है, साथ में हमारे सेल के ऊपर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है, फिर हमने बोला हेट्रोट्रॉप्स है, फिर साथ में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि हमारे केस में फूड का डाइजेशन जो है उसके पहले हम पहले तो फूड का इनटेक करेंगे, यानी कि इंजेक्शन करेंगे, फिर उसका डाइजेशन करेंगे, और फिर हम उसको एब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि एब्जॉर्प्शन करेंगे, फिर एसिमिलेशन करेंगे, और फिर लास्ट में अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बॉडी से रिमूव कर देंगे, यानी कि इजेशन करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो होगा बेटा चार कैरेक्टरिस्टिक, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है, हेट्रोट्रॉप्स है और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसमें इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन होता है। अब बेटा बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की। सुनो बेटा, अब हमने क्या करा, जो हमने खाया था उसको हमने डाइजेस्ट करा, डाइजेस्ट करने के बाद में एब्जॉर्ब करा, फिर बेटा सेल तक पहुंचाया। पर जब हमने इसको सेल तक पहुंचाया, क्या उस समय सच में सेल को जितना हमने खाया उतने पूरे फूड की जरूरत है? और दूसरी चीज, थोड़ी देर बाद ऐसा हो सकता है कि हम अब खाना तो खा नहीं रहे, है ना, कंटिन्यूअसली हमेशा थोड़ा ना खाते रहेंगे, तो यानी कि थोड़ी देर बाद हमको जब एनर्जी लगेगी तब हम क्या करेंगे, है ना, क्योंकि हमने जो खाया था वो तो सब तुरंत हमने यूज कर लिया, और शायद उस समय हमारी उतनी नीड नहीं थी, तो अब क्या करेंगे हम? तो बेटा इसीलिए हम फूड को रिजर्व फॉर्म में रखते हैं। हम क्या करते हैं, हमने खाना खाया, उसको डाइजेस्ट करा, डाइजेस्ट करने के बाद में उसको एब्जॉर्ब कर लिया, अब हम इसको कर लेंगे स्टोर, जितनी जरूरत है उतना हम यूज करेंगे, बाकी का सब क्या कर रहे हैं, हम स्टोर कर रहे हैं, यानी कि हम रिजर्व फॉर्म में रख रहे हैं, यानी कि हम रिजर्व फॉर्म में रख रहे हैं। तो बेटा एनिमल फूड को रिजर्व फॉर्म में रख रहा है, तो बेटा ये जो रिजर्व फॉर्म है, रिजर्व फॉर्म है ना बेटा, ये एनिमल्स के केस में
दो फॉर्म के अंदर है, एक तो ग्लाइकोजन, एक तो है बेटा ग्लाइकोजन और दूसरा है बेटा फैट्स। तो हमने बेटा रिजर्व मटेरियल जो है वो किस फॉर्म में रखा हुआ है, ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में। तो हमने रिजर्व फूड जो है वो किस फॉर्म में रखा हुआ बेटा, ग्लाइकोजन और फैट्स के फॉर्म में। तो बेटा एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन और फैट्स के फॉर्म में हम रिजर्व फूड मटेरियल को रखते हैं, ठीक है क्या। तो हमने बेटा समझ लिया कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि एनिमल्स कैसे यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर सेल वॉल इनके अंदर एब्सेंट है। फिर हमने बोला कि जो एनिमल होते हैं उनमें हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। बेटा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन हो रहा है। फिर हमने बात करा रिजर्व फूड की, तो वो बेटा वो क्या होगा, ग्लाइकोजन और फैट्स, ठीक है। अच्छा, अब बेटा अगले कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, है ना, एक्सेप्ट स्पॉन्जेस, तो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नर्वस सिस्टम। तो बेटा एनिमल्स के अंदर है ना न्यूरोसेंसरी, है ना, न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, तो सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म यानी कि नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट स्पॉन्जेस। तो बेटा अगर मैं स्पॉन्जेस को यानी कि फाइलम पोरीफेरा को छोड़ दूं, अब स्पॉन्जेस क्या होता है, पोरीफेरा क्या होता है बेटा, ये एनिमल का एक ग्रुप है ना, एक फाइलम है। अब फाइलम क्या होता है, किंगडम क्या होता है बेटा, आगे समझेंगे हम, ठीक है। तो बेटा यहां पर हमने बोला कि इलैबोरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम एनिमल के अंदर देखने को मिलता है। पर स्पॉन्जेस एक ऐसा एनिमल का ग्रुप जहां पर हमको नर्वस सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। तो बेटा नर्वस सिस्टम जो है वो एनिमल्स के अंदर हमको देखने को मिलता है, पर पोरीफेरा स्पॉन्जेस एक ऐसा ग्रुप जहां पर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। अच्छा सर, ये सेंसरी न्यूरोमोटर मैकेनिज्म सुनो है, जब कभी भी है ना हम किसी भी स्टिमुलस को है ना रिसीव कर कर उसको ब्रेन की तरफ हम ट्रांसफर करते हैं उस मैसेज को, यानी कि सुनो एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मैं अभी तुमको एनिमल किंगडम पढ़ा रहा हूं, तुम मेरी बातों को सुन रहे हो, ठीक है, साथ में जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको देख रहे हो, ठीक है। तुम्हारी आंखें और तुम्हारे कान दोनों जो है ना इस चीज को कहां पहुंचा रहे, तुम्हारे ब्रेन तक, ये सेंसरी। अब तुम्हारा ब्रेन क्या कर रहा है, उस पूरे को प्रोसेस कर रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहा है। हाँ समझ में आ रहा, अच्छा ऐसा क्यों। तो बेटा ये क्या है, रिस्पॉन्स है, न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। तो सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म समझ में आ रहा होगा, तो बेटा ये हमारा नर्वस सिस्टम ही तो है ना। अब नर्वस सिस्टम जो है बेटा वो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट तो होता है, पर स्पॉन्जेस यानी कि फाइलम पोरीफेरा में नहीं होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो most of them shows locomotion। तो मोस्ट ऑफ देम जो है वो क्या शो करते हैं बेटा, लोकोमोशन, एक्सेप्ट स्पॉन्जेस। तो फिर से बेटा स्पॉन्जेस ही क्या हो गया बेटा, एक्सेप्शन। तो बेटा एनिमल मोस्टली क्या शो करते हैं, लोकोमोशन। मोस्ट ऑफ एनिमल क्या शो करते हैं बेटा, लोकोमोशन, कुछ एनिमल्स को छोड़कर। अब इससे बेटा और भी एग्जांपल हो सकते हैं, पर हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्पॉन्जेस, ठीक है क्या। तो बेटा स्पॉन्जेस जो हैं वो लोकोमोशन शो नहीं करते हैं। तो हमने बात करी बेटा अभी तक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल की। हमने बोला कि भाई एनिमल जो है वो यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, सेल वॉल इनमें एब्सेंट है, हेटेरोट्रॉप्स है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पर इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन होता है। उसके बाद रिजर्व मटेरियल हमने बात करी ग्लाइकोजन और फैट्स, क्या है, ग्लाइकोजन और फैट्स, ग्लाइकोजन और फैट। फिर हमने बात करी कि यहाँ पर इलेबोरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म यानी कि नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है एक्सेप्ट स्पॉन्जेस। लोकोमोशन भी देखने को मिलता है एक्सेप्ट स्पॉन्जेस, ठीक है, यानी कि यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर, सेल वॉल यहाँ पर एब्सेंट है, हेटेरोट्रॉप्स है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में रिजर्व मटेरियल रहेगा यहाँ पर, और नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है एक्सेप्ट स्पॉन्जेस। लोकोमोशन भी देखने को मिलता है एक्सेप्ट स्पॉन्जेस, फाइलम पोरीफेरा।
ठीक है, देखो बेटा एनिमल्स जो होते हैं वो शोज डेफिनेट पैटर्न ऑफ ग्रोथ। तो एनिमल जो है वो शो करते हैं डेफिनेट पैटर्न ऑफ ग्रोथ, ठीक है ना। दे ग्रोज इनटू एडल्ट, तो ये एडल्ट के अंदर ग्रो कर जाते हैं, ठीक है ना। दैट हैव डेफिनेट साइज एंड शेप, ठीक है ना। सुनो बेटा इस लाइन को समझते हैं। अच्छा, एनिमल्स में एक पर्टिकुलर या फिर एक डेफिनेट पैटर्न होता है ग्रोथ का। हमारा बर्थ हुआ है ना, बर्थ के समय पर छोटे रहेंगे, फिर बड़े हो जाएंगे, एडल्ट बन जाएंगे, फिर ओल्ड एज आ जाएंगे, है ना। तो बेटा एक डेफिनेट पैटर्न चल रहा है, ठीक है ना। तो एनिमल के अंदर डेफिनेट पैटर्न ऑफ ग्रोथ होगा, और जैसे हम छोटे हैं, छोटे से जैसे बड़े हुए, एडल्ट बने, है ना। अब बेटा हमारा साइज और शेप जो है ना वो एक डेफिनेट साइज और शेप है। ऐसा नहीं कि हम अल्टीमेट ग्रोथ करे जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है एनिमल्स के केस में, ठीक है ना। हम एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही ग्रोथ कर रहे हैं, यानी कि हमारा एक डेफिनेट शेप और साइज होगा, ठीक है क्या। तो बेटा एनिमल जो है वो डेफिनेट पैटर्न ऑफ ग्रोथ शो करते हैं, साथ में बेटा ये डेवलप हो जाते हैं किसमें, एडल्ट में, जो कि कैरी करता है डेफिनेट साइज और शेप, ठीक है। तो बेटा ये तो हमने बात करी एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक की, कि यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, सेल वॉल इनके अंदर जो है वो एब्सेंट है, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। बेटा रिजर्व मटेरियल जो है वो ग्लाइकोजन और फैट्स हैं, नर्वस सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है एक्सेप्ट स्पॉन्जेस, लोकोमोशन भी देखने को मिलता है एक्सेप्ट स्पॉन्जेस। तो बेटा डेफिनेट पैटर्न ऑफ ग्रोथ शो करते हैं, ये ग्रो करके एडल्ट बन जाएंगे जिसका एक डेफिनेट शेप और साइज होता है, ठीक है। चलो ये तो हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं एनिमल्स के। अब बेटा एनिमल्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है सबसे जरूरी चीज सर बेटा एनिमल्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है, ठीक है ना, पर मेनली सेक्सुअल देखने को मिलेगा, ठीक है क्या। तो एनिमल्स के अंदर बेटा रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है, पर मेनली यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है। तो बेटा ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक मैंने अभी डिस्कस करे हुए हैं, है ना, ये सब के सब जो हैं वो एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी कि जब कोई भी इंडिविजुअल के पास में यूकैरियोटिक सेल होगा वो मल्टी सेलुलर होगा, उसके पास में सेल वॉल एब्सेंट होगी, वो हेटेरोट्रॉप होगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, रिजर्व फूड मटेरियल उसके केस में ग्लाइकोजन और फैट्स होंगे, वहां पर नर्वस सिस्टम होगा, हालांकि स्पॉन्जेस उसका एक्सेप्शन है, उसमें लोकोमोशन होगा। यहाँ पर बेटा कुछ एनिमल्स के अंदर लोकोमोशन नहीं होगा, जैसे स्पॉन्जेस ही ले लेते हैं फिर से एग्जांपल के लिए, और इनका एक डेफिनेट पैटर्न ऑफ ग्रोथ होगा, ग्रो कर एडल्ट बन जाएंगे और उसका डेफिनेट शेप और साइज होगा, और साथ में हमको रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों देखने को मिलेगा। यानी कि बेटा ये सारे फीचर्स जो हैं वो एक इंडिविजुअल को एनिमल बनाते हैं। तो यानी कि ये सारे फीचर्स जो हैं वो एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं, एनिमल्स की पहचान है। तो मुझे समझ में आया कि भाई मैं एनिमल किसको बोलूं, तो मैं बोल दूंगा एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे। जल्दी से रिवाइज करना एक बार, क्या क्या। यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर सेल वॉल एब्सेंट है, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर सेल वॉल एब्सेंट। हेटेरोट्रॉप्स हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, साथ में हमने बोला कि ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में रिजर्व फूड होगा, है ना। तो हमने बोला हेटेरोट्रॉप है, ठीक है, हेटेरोट्रॉप है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और ग्लाइकोजन फैट के फॉर्म में रिजर्व फूड। नर्वस सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है एक्सेप्ट स्पॉन्जेस, लोकोमोशन भी देखने को मिलता है एक्सेप्ट स्पॉन्जेस। और फिर बेटा बात करिए हमने एक डेफिनेट पैटर्न ऑफ ग्रोथ होगा, ये एडल्ट के अंदर ग्रो कर जाएंगे और एडल्ट जो होगा उसके पास में बेटा डेफिनेट शेप और साइज होगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बेटा हमने एनिमल से कैरेक्टरिस्टिक की बात करी, रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अब बेटा ये तो हो गई एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, पर हमारे चैप्टर का नाम क्या है ये तो समझ लिया, एनिमल कौन। अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है, एनिमल किंगडम। तो बेटा
अगर हम स्पीशीज की बात करें, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैं डाइवर्सिटी की बात करूं, ठीक है ना, डाइवर्सिटी की बात करूं, डाइवर्सिटी यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है ना, अलग 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 स्पीशीज, ठीक है ना, तो डाइवर्सिटी की बात करूं तो बेटा एनिमल डाइवर्सिटी और प्लांट डाइवर्सिटी को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं, एनिमल डाइवर्सिटी और प्लांट की डाइवर्सिटी को मैं कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है, अच्छा समझते हैं इस चीज को। अच्छा, डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग स्पीशीज का होना, ठीक है। चल सबसे पहले तो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की कि भाई अभी तक जो है ना, एज ओवर मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल डिस्क्राइब टिल नाउ, तो बेटा अभी तक हम एनिमल्स के स्पीशीज जो हैं वो काफी सारे डिस्क्राइब कर चुके हैं, ठीक है ना। तो हम है ना एक मिलियन यानी कि 10 लाख से भी ज्यादा जो है बेटा स्पीशीज जो है वो एनिमल्स के डिस्क्राइब कर चुके हैं, ठीक है क्या। यानी कि सर एनिमल के स्पीशीज तो बहुत सारे हो गए, हाँ बेटा, तो मिलियन ऑफ स्पीशीज यानी कि 1 मिलियन 10 लाख से बेटा ज्यादा जो एनिमल के स्पीशीज हैं वो हम अभी तक डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब बेटा इतने सारे स्पीशीज को स्टडी करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया, है ना, इनको स्टडी करना, इनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो गया ना, इसीलिए बेटा हमको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्लासिफिकेशन करना पड़ता है ना। जैसे बेटा हम अगर हमारे स्कूल की बात करें, जब हम हमारे स्कूल टाइम पे पढ़ते थे तो बेटा हम मान लेते हैं कि हम जब 10th क्लास में थे, ठीक है, तो स्कूल में क्या 1 2 3 4 5 बच्चे 10 बच्चे होते हैं क्या? नहीं बेटा, हजारों बच्चे होते हैं, हजारों विद्यार्थी स्कूल के अंदर पढ़ाई करते हैं। अगर तुम्हारे पेरेंट्स बेटा स्कूल में आए हैं, ठीक है, और तुम्हारा प्रोग्रेस जानना है, तो सोच कर देखो कि उन स्कूल को तुमको आइडेंटिफाई करना कितना मुश्किल है, इतने सारे बच्चे हैं। तो जब भी तुम्हारे पेरेंट्स स्कूल जाएंगे तो पूछेंगे ना स्कूल वाले कि भाई कौन बच्चा, तुम्हारा नाम बता देने से काम नहीं चलेगा भाई, एक ही नाम के भाई कितने ही लोग हो सकते हैं। तो यानी कि स्कूल पूछेगा कि भाई कौन सी क्लास में है, तो तुम्हारे पेरेंट्स क्या जवाब देंगे? 10th क्लास में है। फिर उसके बाद में ये पूछा जाएगा कि 10th क्लास में तो है, पर कौन से मीडियम में भाई, है ना, ये मराठी मीडियम में है, हिंदी में है ना, या फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, ठीक है। तो इससे पूछा जाएगा, और जब पूछा जाएगा तो बोलेंगे कि चलो ठीक है भाई, इंटेलिजेंट होशियार इंग्लिश मीडियम, चलो। तो यानी कि हमने क्या करा हुआ है कि भाई स्कूल को 1st to 12th अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करा हुआ है, ठीक है ना, कि भाई ये क्लास के विद्यार्थी को बोलेंगे 1st क्लास, ये 2nd क्लास के, ये 3rd क्लास के, 4th 5th 7th 8th 9th 10th 11th 12th ऐसे करके हमने डिवाइड करा हुआ है। उसके अंदर भी हमने क्या करा हुआ है, हर एक क्लास जो है, तो स्कूल के अंदर बहुत सारे क्लास है, और हर एक क्लास के अंदर हमने बहुत सारे मीडियम्स बनाए हुए हैं, है ना, हिंदी इंग्लिश मराठी ऐसे मीडियम्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अब इनके अंदर भी हमने सेक्शंस बनाए हुए हैं, ए बी सी, ए बी सी, ए बी और सी। सुनो बेटा, अभी हमने करा क्या हो बेटा, ये ग्रुपिंग करी हुई, क्लासिफिकेशन करा, सारे विद्यार्थियों को अलग अलग क्लास में डाल दो, हर एक क्लास के अंदर अलग अलग मीडियम्स बना दो, हर एक मीडियम के अंदर अलग अलग सेक्शंस बना दो, ठीक है, मेरी बात समझना। अब ये क्या करा हुआ बेटा, क्लासिफिकेशन करा हुआ, यही तो क्लासिफिकेशन है, इसी को तो क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ग्रुप में डिवाइड करना। अब तुमको पहचानना बड़ा आसान हो गया कि भाई तुमसे पूछा कौन सी क्लास से हो, बोला 10th, ठीक है, चलो 10th क्लास में चले जाएंगे। अब 1st to 12th में 10th क्लास से तुम हो, बाकी की क्लास से तुम नहीं हो, वहां नहीं जाएंगे। पर 10th क्लास के बेटा 3 मीडियम है, तुमने बोला भाई हम तो इंग्लिश से हैं, लो इधर आ गए। अब बेटा जब इधर आए
ठीक है। तो यहां आने के बाद में, ठीक है, फिर ए, बी और सी 3 सेक्शंस है। तो बेटा यहां पर ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, 3 क्या बेटा सेक्शंस है। बेटा ऐसे ही यहां पर भी और यहां पर भी। अब यार बेटा किसी का मराठी मीडियम में तो सुनना है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो बहुत भयंकर इंटेलिजेंट हो सकता है, हिंदी वाला भी हो सकता है, इंटेलिजेंट तो कोई भी हो सकता है, लैंग्वेज से क्या फर्क पड़ता है। तो बेटा हर जगह पर ए सेक्शन बनाए हुए हैं, ये इंटेलिजेंट लोगों का है, होशियार लोगों का, ठीक है, इंटेलिजेंट लोगों का, ठीक है, होशियार लोगों का, ठीक है। तो अब देखो यार, इंग्लिश मीडियम के जितने होशियार लोग हैं वो ए में हैं, मराठी वाले होशियार लोग इधर ए में हैं, हिंदी वाले होशियार लोग इधर हैं। समझ रहे हो क्या, है ना। अब देखो यार, मुझे समझ में आ रहा है कि भाई लैंग्वेज कोई भी हो, गुजराती भी हो सकता है कि लो यार एक और मीडियम आ रहा है गुजराती, यहां पर गुजराती भी, फिर वही हो गया यार, वहां पर भी तो होशियार हो सकते हैं, ए, बी, सी, बस बस सर स्पेनिश, एक और मीडियम। चलो यार सुनो, तो क्लास के अंदर बेटा अलग 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 मीडियम है, मीडियम्स के अंदर बेटा अलग 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 सेक्शंस है, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स आए, उन्होंने बोला 10th क्लास के इंग्लिश मीडियम का सी सेक्शन का बच्चा है, उसको बुलाओ। बोलेंगे बच्चे का नाम बता दिया, बुला कर ले आए। क्या तुमको इतने बड़े स्कूल में पहचानना छोटा सा काम हो गया क्या? हाँ, क्योंकि हमने स्कूल के अंदर क्लासिफिकेशन करा हुआ है, कैटेगरी बनाई हुई है। अब बेटा ऐसी सेम कैटेगरी जो है, ऐसी सेम कैटेगरी जो है, अच्छा इसी कैटेगरी के बेसिस पर, ठीक है ना, अगर मान लो ये बच्चा आ रहा है, उस बीच में पेरेंट का तो ऐसा ही, और बताओ पढ़ाई कैसे चल रही है, प्रिंसिपल भाई ये तो बोल नहीं सकते कि तुम्हारे बच्चे की शक्ल देखेंगे फिर सोचेंगे फिर पता नहीं इतने बच्चे हैं कौन क्या कर रहा है क्या पता, ऐसा तो बोल नहीं सकते, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो तुम्हारे प्रिंसिपल क्या बोलेंगे? बोलेंगे देखो 10th से 11th की तरफ जा रहा है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए पढ़ाई पर, ठीक है। हाँ, इंग्लिश अच्छी है इसकी, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ठीक है, इंग्लिश में कोई समस्या नहीं आ रही है, पर थोड़ा सा पढ़ाई में अगर ध्यान दे लो तो अच्छा है, क्योंकि पढ़ाई में बड़ा कमजोर है। क्या ये सब गलत बोला क्या? नहीं बेटा एग्जैक्टली सही बोला, क्योंकि सी में तो वही बच्चे पढ़ते हैं जो पढ़ते नहीं है ना, जो पढ़ाई में कमजोर हैं वही तो सी में है। और भाई इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश तो अच्छा होगा ही, वो भाई 10th क्लास में तो अगले साल 11th में ही जाएगा, 12th में थोड़ा ना चला जाएगा। तो मतलब ग्रुपिंग करने से किसी भी इंडिविजुअल की स्टडी आसान हो जाती है, ठीक है क्या। तो यानी कि अगर हम एनिमल का भी क्लासिफिकेशन कर दें तो उनकी स्टडी भी आसान और उनका आइडेंटिफिकेशन भी आसान, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि हमने क्या करा बेटा, इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको बेटा अलग अलग किंगडम के अंदर डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम किंगडम एनिमेलिया। तो बेटा इस तरीके से हमने अलग 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 क्या बनाए हुए हैं, किंगडम्स बनाए हुए, ठीक है। उन हर एक किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको अलग 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 फाइलम्स के अंदर रखा हुआ है, प्लांट के केस में उसको डिवीजन बोल देंगे। तो बेटा एनिमल किंगडम एक कैटेगरी है जिसके अंदर सारे एनिमल्स को रखा गया है। तो बेटा जितने एनिमल्स इस किंगडम के अंदर हैं उनको अलग अलग फाइलम के अंदर डिवाइड करा हुआ है। अब बेटा अलग अलग फाइलम्स के जितने भी एनिमल हैं उन सबको अलग अलग क्लास में रखा गया है। तो बेटा अलग अलग क्लासेस जो है उसमें जितने भी एनिमल्स हैं उनको डिफरेंट ऑर्डर्स के अंदर रखा हुआ है। फिर बेटा हर एक ऑर्डर्स के अंदर बहुत सारे फैमिलीज होंगे और हर एक फैमिली के अंदर जीनस होंगे और हर एक जीनस के अंदर फिर स्पीशीज होंगे। तो बेटा इस तरीके से हमने एनिमल्स को कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा हुआ, या फिर बोल दे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको इस तरीके से हमने कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा हुआ है। अब शायद समझ गए हो कि एनिमल किंगडम क्या है। तो बेटा एनिमल मतलब जो यूकैरियोटिक हो, मल्टी सेलुलर हो, तो जो यूकैरियोटिक हो, मल्टी सेलुलर हो, जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट हो, जिसके अंदर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता हो, साथ में रिजर्व फूड जो है वो ग्लाइकोजन और फैट्स हो, और साथ में हमने बोला कि यहाँ पर नर्वस सिस्टम जो है वो
प्रेजेंट होना चाहिए, पर एक्सेप्शन भी है जैसे स्पॉन्जेस, और यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा लोकोमोशन भी एक्सेप्ट स्पॉन्जेस और कुछ अदर एनिमल भी। और फिर इसके साथ में हमने बोला कि एक डेफिनेट पैटर्न ऑफ ग्रोथ हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बेटा डेफिनेट पैटर्न ऑफ ग्रोथ से यहाँ पर एडल्ट बनेगा, और एडल्ट जो है इसका भी शेप और साइज जो है बेटा वो डेफिनेट होगा। ठीक है, चलो बेटा अब मुझे समझ में आ गया कि एनिमल क्या है। अब एनिमल क्या है वो तो समझ में आ गया, पर बेटा जितने भी दुनिया के एनिमल्स हैं सबको हमने एनिमल किंगडम के अंदर रखा हुआ है। कैटेगरी है बेटा, है ना, एक ग्रुप है। तो सारे एनिमल्स को एक ग्रुप में रखा, इस ग्रुप का नाम दे दिया एनिमल किंगडम। अभी इस एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, बहुत सारे हैं, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा। उन कैटेगरीज को बोलते हैं बेटा फाइलम। फिर हर एक फाइलम के अंदर क्लास होंगे, अलग क्लास के अंदर ऑर्डर होंगे, हर एक ऑर्डर के अंदर फैमिलीज होंगे, हर एक फैमिलीज के अंदर जीनस होंगे, और फिर हर एक जीनस के अंदर स्पीशीज होंगे। यानी कि किंगडम के अंदर क्या होंगे, फाइलम होंगे, फाइलम के अंदर क्लास होंगे, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज होंगे। ठीक है क्या बेटा? तो इस तरीके से हमने एनिमल्स को क्लासिफाई करा हुआ है। अब बेटा मुझे ये समझना है कि ये जो स्पीशीज है ना बेटा, है ना, ये जितने जितने टाइप की होती है, यानी कि उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। अलग अलग स्पीशीज का होना डाइवर्सिटी, अलग अलग फॉर्म्स का होना डाइवर्सिटी। अब अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें एनिमल्स और प्लांट्स की, तो बेटा जो हमारे एनिमल्स हैं, है ना, एनिमल्स हैं यहां पर मोर देन 70% स्पीशीज तो बेटा एनिमल की ही होती है ना। मोर देन 70% बेटा एनिमल डाइवर्सिटी होती है। बेटा इस दुनिया में जितने भी स्पीशीज हैं, है ना, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंगस, कुछ भी हो, सबके सारे के सारे स्पीशीज में से मोर देन 70% स्पीशीज जो है वो इस दुनिया में बेटा एनिमल के स्पीशीज हैं। बेटा नंबर प्लांट का ज्यादा होने से नहीं चलता, स्पीशीज किसके ज्यादा, डाइवर्सिटी किसकी ज्यादा है ना। तो मतलब एनिमल्स की स्पीशीज की बात करें तो बीटल्स, है ना, फिर ह्यूमंस, कैट, डॉग, है ना, अब इन सबके भी क्या है बेटा स्पीशीज है। तो हम समझ रहे हैं कि भाई अलग अलग स्पीशीज का होना, ये क्या है बेटा डाइवर्सिटी है। क्या है डाइवर्सिटी। तो बेटा इस दुनिया में ज्यादा स्पीशीज किसके, है ना, प्लांट के एनिमल्स के, प्लांट के एनिमल्स के, प्लांट के एनिमल्स के। तो बेटा एनिमल डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो बेटा एनिमल डाइवर्सिटी जो है वो मोर देन 70% है इस अर्थ पर। इस अर्थ पर 70% से भी ज्यादा स्पीशीज जो है वो किसके हैं बेटा, वो एनिमल्स के हैं। ठीक है ना। तो एनिमल डाइवर्सिटी मोर देन 70%, और बेटा प्लांट की डाइवर्सिटी की बात करूं तो नॉट मोर देन 22%। काफी कम हो गई रे। इसी के अंदर सब आ गए, प्लांटी भी आ गया, है ना, और साथ में बेटा हमने यहाँ पर किंगडम फंगाई के मेंबर्स को भी इंक्लूड कर लिया। डाइवर्सिटी तो बहुत कम हो गई भाई, 22% से भी कम, मतलब 22% से ज्यादा नहीं है। ठीक है ना। तो हम बोल रहे हैं कि भाई 22% से ज्यादा तो नहीं है भाई प्लांट डाइवर्सिटी। मतलब एनिमल की डाइवर्सिटी 70%, इस दुनिया में जितने भी स्पीशीज हैं उसमें से बेटा 70% स्पीशीज किसके, एनिमल्स के। बचे हुए बेटा उसमें से सिर्फ 22% जो है वो किसकी डाइवर्सिटी है बेटा, यानी कि बची हुई स्पीशीज में से बेटा 22% स्पीशीज जो है वो किसकी है, प्लांट्स की है। ऐसा क्यों, क्या कारण है कि एनिमल्स की डाइवर्सिटी इतनी भयंकर, 70% स्पीशीज जो है वो एनिमल्स की। ऐसा क्या है एनिमल्स के पास बेटा, दो सेल एनिमल्स की डाइवर्सिटी को इतना बेटर बनाते हैं। ठीक है। एक तो है न्यूरॉन और दूसरा है मसल। ठीक है। एक्साइटेबल सेल। ठीक है क्या, एक्साइटेबल सेल, न्यूरॉन और मसल्स, दो ऐसे सेल जो एनिमल डाइवर्सिटी का इतना ज्यादा होने का कारण है। देखो बेटा एनिमल्स के स्पीशीज जो हैं, है ना, वो इतने ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि जब एनिमल्स के स्पीशीज बनेंगे तो सरवाइव कर पाएंगे। अगर यहाँ पे प्लांट के स्पीशीज की बात करें तो उनके सरवाइव करने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि
एनिमल्स जो है वो कंडीशन के हिसाब से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और साथ में मसल्स की मदद से लोकोमोशन कर सकते हैं। तो बेटा एनिमल्स के केस में लोकोमोशन का होना, और वो लोकोमोशन क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमारे पास न्यूरॉन्स है और मसल्स है, ठीक है ना। तो बेटा हमारे सरवाइव करने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है ना। तो एनिमल्स की डाइवर्सिटी जो है ना वो इतनी ज्यादा क्यों है? न्यूरॉन्स और मसल्स के कारण। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई प्लांट है भाई, ठीक है। अब अगर कहीं पर फ्लड आ गई, पूरा पानी पानी भर गया, क्या प्लांट अपनी जगह से कहीं पर जा सकता है? नहीं। पर एनिमल क्या करेगा? समझेगा भाई पानी का लेवल बढ़ रहा है, चलो भाग लेते हैं, पैरों से चलकर चला जाएगा। तो एनिमल्स के केस में लोकोमोशन पॉसिबल है ना। तो समझ में आ रहा होगा कि क्यों एनिमल डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, क्योंकि सरवाइव करने के चांसेस भाई यहाँ पर ज्यादा हैं, ठीक है क्या। ये बेटर है कंपेयर टू किसके? प्लांट्स। और यही तो हमको डार्विनिज्म में समझना होता है कि भाई फिटेस्ट का मतलब ही क्या है। भाई नेचर के अंदर फिटेस्ट कौन है? प्लांट्स के एनिमल? प्लांट्स भी हैं, पर अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो भाई एनिमल्स जो हैं, है ना, वो मुझे यहाँ पर ज्यादा बेटर लग रहे हैं, क्योंकि उनके स्पीशीज इतने अच्छे इसलिए हैं क्योंकि उनके पास न्यूरॉन्स और मसल हैं, वो लोकोमोशन कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फीचर न्यूरॉन्स और मसल एनिमल डाइवर्सिटी को इतना बेटर बनाते हैं। तो यानी कि बेटा मुझे डाइवर्सिटी के बारे में एक चीज समझ में आ रही है कि एनिमल डाइवर्सिटी काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू प्लांट की डाइवर्सिटी। तो बेटा अब मैंने फाइनली समझ लिया डाइवर्सिटी के बारे में भी, और मैंने ये भी समझ लिया कि हमारे चैप्टर का नाम एनिमल किंगडम, यानी कि इसके अंदर हम एनिमल्स के बारे में बात करने वाले हैं, और किंगडम बेटा एक कैटेगरी है, ठीक है क्या। तो जितने भी एनिमल्स हैं सबको हमने एनिमल किंगडम के अंदर रखा हुआ है, और अब हमको इसकी स्टडी करना है, ठीक है। हमने ये भी समझ लिया कि भाई यहाँ पर मिलियन से भी ज्यादा स्पीशीज जो है वो एनिमल्स के अभी तक डिस्क्राइब हो चुके हैं, ठीक है। उनको स्टडी करना काफी मुश्किल है, तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, ग्रुपिंग करना पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंट है। अब हर एक इंडिविजुअल को पहचानने के लिए उसको नाम देना पड़ेगा, इसीलिए नॉमेनक्लेचर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो बहुत ज्यादा हम इस टेक्सोनॉमी वाले पार्ट की तरफ नहीं जाएंगे कि वो हमको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ना है, लिविंग वर्ल्ड में पढ़ना है, ठीक है। हम अब यहां से जो है वो एनिमल्स की ही बात करेंगे, यानी कि हम एनिमल क्लासिफिकेशन की ही बात करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे एनिमल किंगडम की। बेटा सुनो, जब मैं बोलता हूं एनिमल किंगडम और एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करता हूं, तो मुझे अब एनिमल किंगडम के अंदर सारे एनिमल आ गए। तो बेटा एनिमल किंगडम के अंदर तो बहुत सारे एनिमल है, ठीक है ना, बहुत सारे एनिमल है। अब मुझे इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है। ग्रुप में डिवाइड करना है तो कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए, किस बेसिस पर करूं मैं? कुछ तो कैरेक्टर हो, कुछ तो फीचर हो जिसके बेसिस पर मैं इनको डिवाइड करूं। जैसे एक एग्जांपल के लिए, ठीक है ना, एक एग्जांपल के लिए ये हमारी क्लास है। अब इस क्लास के अंदर टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। तुम लोग जिस क्लास में बैठे हो उसमें 10 स्टूडेंट हैं। इसमें से 4 जो हैं वो मेल हैं, 6 जो हैं वो फीमेल। तो 4 बॉयज 6 गर्ल्स। बॉयज को लग रहा अरे मजा आ गया सर, ऐसी किस्मत। बस बेटा यही तुम्हारी बर्बादी का कारण है, तुम्हारा फोकस जो है वो ऐसी चीजों में होता है। तुम सब के सब ब्रदर्स हो एंड सिस्टर्स के। सुनो यार, तुम सबके सब ब्रदर्स हो इन सिस्टर्स के। तो बेटा क्लास के अंदर अब 10 स्टूडेंट हैं, उसमें से 4 जो है इन 6 सिस्टर्स के ब्रदर हैं, और 6 सिस्टर्स जो है इन 4 ब्रदर की सिस्टर हैं। सर ऐसा कैलकुलेशन पहले ही तो होता नहीं है, सपना ही होता तो भी चल जाता, डिमांड बढ़ जाती सर हमसे, कुछ नहीं बढ़ती, तुमको ब्रदर ही समझा जाता। पढ़ लो भाई पढ़ लो। सुनो, मैंने क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, 4 क्या है बेटा?
बॉयज, 6 क्या है गर्ल्स। मैंने क्या करा बेटा, 10 बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड। मैंने बोला यार जितने भी स्टूडेंट बॉयज हैं अलग हो जाओ, जितनी भी गर्ल्स हैं अलग हो जाओ। 4 इधर 6 इधर, अलग हो गए। बेटा मैंने क्या करा, क्लास के अंदर ग्रुप बना दिए, एक ग्रुप अलग ब्रदर्स का, एक ग्रुप अलग सिस्टर्स। बेटा ब्रदर वाले ग्रुप में 4 लोग हैं, सिस्टर वाले ग्रुप में 6 लोग हैं। मैंने 2 ग्रुप बनाए ना। ग्रुप किस बेसिस पर बनाए, जेंडर के बेसिस पर, मेल और फीमेल के बेसिस पर। कि मेल को अलग कर दिया, फीमेल्स को अलग कर दिया, जेंडर बेटा क्राइटेरिया था। समझ रहे हो क्या, जेंडर बेटा क्या था, क्राइटेरिया था। नहीं सर रक्षाबंधन क्राइटेरिया था। अरे ब्रदर और सिस्टर्स को अलग कर देना, मेल और फीमेल के बेसिस पर 2 ग्रुप को अलग अलग कर देना है। तो हमने मेल और फीमेल को अलग अलग कर दिया। बेटा मेल और फीमेल्स को अलग अलग कर दिया, किस बेसिस पर करा, जेंडर के बेसिस पर करा। इस क्लासिफिकेशन का यानी कि इस ग्रुपिंग का बेस क्या है, जेंडर, मेल या फीमेल। तो बेटा ये क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सुनो यार, मैं अब एक हेडिंग डाल रहा हूं, है ना। अब इससे रिलेट करना, मैंने जो एग्जांपल दिया उसको, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब सुनो यार, इस हेडिंग का मतलब समझो यार, कि जब मैं बोल देता हूं ना बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर कर रहे हो, वो कैरेक्टर जिस बेस पर तुम क्लासिफिकेशन करोगे वो कैरेक्टर क्या होगा बेटा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे तुमने बोला कि क्लास में मैंने 2 ग्रुप बना दिए जेंडर के बेसिस पर, तो बेटा जेंडर क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जिस आधार पर तुम क्लासिफिकेशन कर रहे हो वो क्या होता है बेटा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर हम सबसे पहले बेटा बात करेंगे नोटोकॉर्ड की। थोड़ा सा बेटा यहां पर हम एनसीईआरटी वाला जो सीक्वेंस है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि हमारी अपनी एक सोच है, ठीक है ना। तो मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे तरीके से चले तो चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। एनसीईआरटी में फ्लो बहुत अच्छा दिया हुआ है, पर थोड़ा सा अगर हमने नोटोकॉर्ड पहले पढ़ लिया तो कम समय के अंदर जो है हम कुछ चीजों को बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। मतलब हम हमारा समय बचा रहे हैं यहाँ पर, वो मैं आगे समझाऊंगा क्यों, ठीक है। देखो नोटोकॉर्ड, सबसे पहला बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, नोटोकॉर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। मतलब नोटोकॉर्ड के बेसिस पर मैं एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकता हूं क्या, हाँ, इसीलिए तो मैंने लिखा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर इसको। अब नोटोकॉर्ड होता क्या है, पहला सवाल तो ये है भाई ये नोटोकॉर्ड क्या चीज है, ये जो नोटोकॉर्ड लिखा हुआ है ये है क्या। तो बेटा नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो बेटा एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, सॉलिड है, रॉड के जैसा स्ट्रक्चर, जो बेटा कहां प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड ऑफ some animals during embryonic development। या फिर मैं इसको फॉर्म लिख देता हूं, ज्यादा बेटर हो जाएगा, ज्यादा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्म्ड ऑन डोर्सल साइड ऑफ सम एनिमल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो बेटा सुनो, हमने बोला नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक सॉलिड रॉड के जैसा स्ट्रक्चर। क्या बोला मैंने, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो नोटोकॉर्ड क्या होता है, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो कहां प्रेजेंट होता है बेटा, बॉडी के डोर्सल साइड में। कहां प्रेजेंट होता है बेटा, एनिमल्स की बॉडी के डोर्सल साइड पर। अच्छा, इसका ओरिजिन किससे होता है, मीजोडर्म से। इसका ओरिजिन किससे होता है, मीजोडर्म से। तो हमने बोल दिया यहां पर कि इसका ओरिजिन किससे हुआ, मीजोडर्म से। तो लिख लेंगे मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड।
तो बेटा इसका ओरिजिन किससे हुआ? मेसोडर्म से। तो नोटोकॉर्ड क्या होता है? एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो बॉडी के डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है, और बेटा इसका ओरिजिन जो है वो कैसा होता है? मेसोडर्म से। तो बेटा कुछ एनिमल के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान उनकी बॉडी के डोर्सल साइड पर एक सॉलिड रॉड के जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसका ओरिजिन मेसोडर्म से हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते थे बेटा? नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड क्या है एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है? चलो सभी लोग इस तरफ देखेंगे। देखो बेटा ये एक एनिमल का माउथ, ठीक है, ये उसका एलिमेंट्री कैनाल है ना, और ये एनस। तो ये माउथ, फिर बकल कैविटी, फिर ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो बेटा इस तरीके से हमने पूरा एलिमेंट्री कैनाल बना लिया। अब इसके बाद में बेटा बनाते हैं बॉडी वॉल। क्या बनाते हैं बेटा? बॉडी वॉल। तो बेटा ये इस एनिमल की बॉडी वॉल है, ठीक है, बाहर की वॉल। तो ये बेटा बॉडी वॉल है, ठीक है। इस वाली ऊपर वाली साइड को बेटा क्या बोलोगे? ये वाली बैक साइड, डॉर्सल। तो बेटा ये तो हो गई बॉडी की डॉर्सल साइड, ठीक है ना। ये वाली साइड कौन सी? डॉर्सल। इस तरफ की जो बेटा साइड है वो क्या हो गई? वेंट्रल, ठीक है। तो बेटा हमने क्या बोला? नोटोकॉर्ड क्या है? एक सॉलिड रॉड के जैसा स्ट्रक्चर। क्या बोला हमने? एक सॉलिड रॉड के जैसा स्ट्रक्चर जो कहां प्रेजेंट है? बॉडी के डॉर्सल साइड पर। तो बेटा यहां पर हमको इस तरीके से एक सॉलिड रॉड के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। बेटा अंदर की तरफ से देखो, मैंने बिल्कुल भी कोई खाली स्पेस नहीं बनाई है, पूरे तरीके से बेटा ये सॉलिड बनाया हुआ है। मतलब बेटा ये क्या है? एक सॉलिड रॉड के जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब अंदर से यहाँ पर खाली कैविटी नहीं होगी, ये पूरा एक रॉड के जैसा सॉलिड होगा। तो बेटा ये क्या है? एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो बॉडी के डॉर्सल साइड पर फॉर्म हो रहा है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कुछ एनिमल्स के अंदर, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल दे रहे हैं बेटा? नोटोकॉर्ड। तो बेटा इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल दे रहे हैं? नोटोकॉर्ड। तो बेटा ये स्ट्रक्चर जो बना इसको तुम क्या बोल दोगे? नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड क्या है? एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो बॉडी के डॉर्सल साइड पर बन रहा है, जिसका ओरिजिन किससे होता है? मेसोडर्म से होता है। किससे होता है बेटा? मेसोडर्म से। तो यानी कि नोटोकॉर्ड को डिफाइन करना हो तो मैं कैसे करूंगा? मैं बोल दूंगा ये एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो बॉडी के डॉर्सल साइड पर बन रहा है, जिसका ओरिजिन किससे हो रहा है? मेसोडर्म से हो रहा है। तो बेटा 3 वर्ड के अंदर इसको याद रखना है, सॉलिड 3 लाइन के अंदर इसको याद रखना है। तो बेटा पहली लाइन हमने वो क्या याद रखना है कि ये क्या है बेटा? सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। कहां प्रेजेंट है? डॉर्सल साइड पर। इसका ओरिजिन किससे हुआ? मेसोडर्म से। ओरिजिन किससे हुआ? मेसोडर्म से। तो हमने बोल दिया कि एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो बॉडी के डॉर्सल साइड पर है, जिसका ओरिजिन मेसोडर्म से होता है, उसको मैं क्या बोल दूंगा? नोटोकॉर्ड। क्या बोल दूंगा? नोटोकॉर्ड। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई कुछ एनिमल के बॉडी के डॉर्सल साइड पर एक रॉड के जैसा स्ट्रक्चर बनता है, वो पूरा सॉलिड होता है, जिसका ओरिजिन मेसोडर्म से हुआ होता है। उस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं नोटोकॉर्ड। सर ये मेसोडर्म क्या होता है बेटा? आने वाली क्लास में अपने को समझना है इसी चीज को, तो अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी हम इसको बस समझ लेंगे कि यार मेसोडर्म एक लेयर होती है, जर्म लेयर होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनती है, उसी लेयर से इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है क्या? ठीक है, चला। तो नोटोकॉर्ड जो है ना, वो एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो बॉडी के डॉर्सल साइड पर बनता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कुछ एनिमल के अंदर, और इसका ओरिजिन मेसोडर्म से होता है। अब मेरी बात को समझना है कि कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जहां पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, और कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं जहां पर ये एब्सेंट होता है। तो मैंने यहाँ पर बेटा नोटोकॉर्ड के बेसिस पर 2 ग्रुप में एनिमल्स को डिवाइड कर दिया। एक तो रहा बेटा नॉन कॉर्डेट्स, एक ग्रुप तो बेटा क्या हो गया? नॉन कॉर्डेट्स, और बेटा दूसरा ग्रुप क्या हो गया बेटा? कॉर्डेट्स। ठीक है, तो नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। तो बेटा यहां पर 2 ग्रुप हो गए, नॉन कॉर्डेट्स और
कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, ठीक है क्या। अब मेरी बात, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के अंदर बेटा, नॉन कॉर्डेट्स की बात करूं मैं तो यहां पर बेटा वो एनिमल्स होंगे जहां पर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा। तो बेटा यहां पर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, तो बेटा जिन भी एनिमल के अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा उनको हम बोल देंगे नॉन कॉर्डेट्स, और जहां पर बेटा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उनको हम क्या बोल देंगे बेटा, कॉर्डेट्स। तो यहां पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। तो बेटा जिन एनिमल के अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है उन सबको बोल दो नॉन कॉर्डेट, और जहां पर बेटा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो कौन, कॉर्डेट। तो बेटा आज से एनिमल्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एनिमल कौन, एनिमल मतलब यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर सेल वॉल, एब्सेंट, हेटेरोट्रॉप्स हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। फिर हमने बोल दिया कि रिजर्व फूड जो है ग्लाइकोजन और फैट्स हैं, लोकोमोशन इनमें देखने को मिलता है एक्सेप्ट स्पॉन्जेस, नर्वस सिस्टम भी देखने को मिलता है एक्सेप्ट स्पॉन्जेस। एक डेफिनेट पैटर्न होगा ग्रोथ का, एडल्ट के फॉर्म में आएंगे, उसका डेफिनेट शेप और साइज होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है, इसको हम एनिमल बोल देंगे। तो बेटा एनिमल्स जो होते हैं उनको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, एक वो जिनके पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, एक वो जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। जिन भी एनिमल के पास बेटा नोटोकॉर्ड बनेगा उसको हम क्या बोल देंगे, कॉर्डेट, और जिनके पास नहीं बनेगा वो बेटा क्या होंगे, नॉन कॉर्डेट। और बेटा जो नॉन कॉर्डेट्स है इसमें नोटोकॉर्ड नहीं बनता है। नोटोकॉर्ड होता क्या है, एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि बनता है बॉडी के डॉर्सल साइड पर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और इसका ओरिजिन होता है मेसोडर्म से। तो हम बोल देंगे नोटोकॉर्ड क्या होता है, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कहां प्रेजेंट होता है बेटा, बॉडी के डॉर्सल साइड में। इसका ओरिजिन किससे होता है, मेसोडर्म से, जिसमें प्रेजेंट है वो कौन है, कॉर्डेट्स, जिसके अंदर ये एब्सेंट है वो कौन है, नॉन कॉर्डेट्स। और बेटा नॉन कॉर्डेट्स के अंदर अब हम फाइलम्स की बात करेंगे। बेटा देखो फाइलम्स की बात करते हैं ना, तो फाइलम्स क्या होते हैं, तो हमने किंगडम के अंदर अलग अलग फाइलम्स बनाए, मतलब जितने भी एनिमल्स है उनको एनिमल किंगडम में रखा, अब उनको अलग अलग कैटेगरीज में डाला, और उन कैटेगरीज का हमने नाम क्या दिया, फाइलम। अलग अलग फाइलम्स होंगे, फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रा, टिनोफोरा, ऐसे फाइलम्स होंगे। अब बेटा ये जो फाइलम्स हैं, है ना, इन फाइलम्स के अंदर जब हम एनिमल्स को रखेंगे तो कुछ क्राइटेरिया होंगे, है ना, वो क्राइटेरिया हम पढ़ रहे हैं। अब मुझे एक और चीज समझना है कि ये जो एनिमल्स हम अलग अलग ग्रुप में रख रहे हैं, है ना, इनके अंदर एक ग्रुप तो वो हो गया जो नॉन कॉर्डेट्स का, और एक ग्रुप वो हो गया जो कॉर्डेट्स का है। तो जिसके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट वो सारे के सारे फाइलम कहां रखूंगा मैं, नॉन कॉर्डेट्स में। और जहां पर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी वो क्या कहां रखूंगा मैं उसको, सॉरी जहां पर प्रेजेंट होगी वो कॉर्डेट, जहां पर एब्सेंट होगी वो नॉन कॉर्डेट। तो बेटा यहां पर हम एक एक करके सारे फाइलम्स के नाम लिखते हैं। देखो यार, सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा यहां पर फाइलम पोरीफेरा की। तो बेटा पहला फाइलम नॉन कॉर्डेट्स के अंदर क्या है, पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा, ठीक है। बेटा फाइलम्स तो एक्चुअल में 36 होंगे, पर इसमें से बेटा मेजर फाइलम 11 फाइलम जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। हमको माइनर फाइलम से कोई लेना देना नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट है बेटा यहाँ पर हमारे मेजर फाइलम के माइनर फाइलम, मेजर फाइलम। हमको सारे फाइलम नहीं पढ़ना होते, हमको सिर्फ मेजर फाइलम पढ़ना होते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिए होते हैं। उसमें से बेटा पहला फाइलम क्या है, पोरीफेरा। तो बेटा नॉन कॉर्डेट्स के अंदर पहला फाइलम कौन सा, पोरीफेरा। दूसरा बेटा फाइलम क्या है, सीलिएंट्रेटा, सीलिएंट्रेटा। तो बेटा जल्दी से जिस सीक्वेंस से मैं याद करवा रहा हूं नाम, उसी सीक्वेंस से मेरे साथ बोल बोलकर याद करना है, वो क्लास के बाद में भी याद करना है, ठीक है ना। चलो फाइलम पोरीफेरा। तो बेटा यार नॉन कॉर्डेट के अंदर पहला फाइलम कौन सा है, पोरीफेरा। कौन सा, पोरीफेरा। दूसरा है बेटा सीलिएंट्रेटा, क्या है, सीलिएंट्रेटा। तो पोरीफेरा सीलिएंट्रेटा बोलना है, पोरीफेरा और सीलिएंट्रेटा। नेक्स्ट फाइलम बेटा टिनोफोरा, फाइलम पोरीफेरा सीलिएंट्रेटा टिनोफोरा। तो बेटा नोटोकॉर्ड क्या होता है, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, बॉडी के डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है, ओरिजिन मेसोडर्म से होता है, जिसमें एब्सेंट है वो नॉन कॉर्डेट्स हैं। और नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम्स की बात कर रहे हैं, पहला है पोरीफेरा, दूसरा है सीलिएंट्रेटा, तीसरा है टिनोफोरा। पोरीफेरा सीलिएंट्रेटा टिनोफोरा, क्या क्या, पोरीफेरा सीलिएंट्रेटा टिनोफोरा। नेक्स्ट है बेटा प्लेटीहेल्मिन्थेस। नेक्स्ट क्या है बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है।
पोरिफेरा, सीलिएंटेडा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस। क्या क्या? पोरिफेरा, सीलिएंटेडा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस। क्या क्या? पोरिफेरा, सीलिएंटेडा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस। बेटा ये क्या होगा? नॉन कॉर्डेट्स। अच्छा, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नेक्स्ट फाइलम एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस तो यानी कि पोरिफेरा, सीलिएंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस। क्या क्या? पोरिफेरा, सीलिएंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस। साथ में बेटा बोलते रहना है। मैं बोल रहा हूं ना, अगर मेरे तरीके से चलोगे चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा। खतरनाक, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। आज से भाई 5 साल बाद भी मुझे मिलोगे ना, तो इस चैप्टर को भाई सुनाने का दम रखोगे। ठीक है ना? इतने अच्छे से अपन याद करेंगे, क्योंकि पहले हम पूरा समझ रहे हैं। जब हम किसी चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं तो हम उसको बहुत अच्छे से याद कर पाते हैं। अब हमने अच्छे से समझ लिया है, अब बेटा खतरनाक याद भी कर लेंगे यार। ठीक है? और जब खतरनाक समझा, खतरनाक याद करा, तो फिर भाई कैसे भूल सकते हैं। चला, फाइलम पोरिफेरा, सीलिएंटेडा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस। क्या क्या? पोरिफेरा, सीलिएंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस। क्या क्या? पोरिफेरा, सीलिएंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस। नेक्स्ट है बेटा एनेलिडा। क्या है? एनेलिडा। एनेलिडा तो फाइलम पोरिफेरा, सीलिएंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा। यार प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा सीक्वेंस में याद रखना है। अभी बहुत आसानी हो जाएगी अपने लिए आगे के सारे बेस ऑफ क्लासिफिकेशन को याद रखना। ठीक है ना? हम एक पैटर्न से समझ। देखो यार, जब चैप्टर पता हो बहुत बड़ा है और याद करने को बहुत कुछ है, तो हमको सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा, पैटर्न बनाने पड़ेंगे। और पैटर्न तभी बनेंगे, है ना, जब हम अपने तरीके से उसको समझेंगे और अपने तरीके से पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं बस वो करते जाओ, इस विश्वास के साथ में करते जाओ कि भाई जो सर ने बोला है उसी तरीके से करेंगे, एग्जैक्टली करेंगे, चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है क्या? तो यार फाइलम पोरिफेरा, सीलिएंटेडा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा। प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा रिपीट करना है। क्या क्या? प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा। पोरिफेरा, सीलिएंटेडा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा। ठीक है? चलो फिर नेक्स्ट है बेटा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा तो बेटा फाइलम पोरिफेरा, सीलिएंटेडा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। क्या क्या? पोरिफेरा, सीलिएंटेडा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। पोरिफेरा, सीलिएंटेडा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। क्या क्या? पोरिफेरा, सीलिएंटेडा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा रिपीट करना है। प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है? चलो नेक्स्ट है फिर मोलस्का। मोलस्का ठीक है? पोरिफेरा, सीलिएंटेडा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। क्या क्या? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। क्या क्या? पहले एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। क्या क्या? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। क्या क्या? एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। अरे बोलते रहना यार, शर्म नहीं करना। क्या क्या? एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ठीक है क्या? तो भाई जिसने करी शर्म वो नहीं बनेगा आप डॉक्टर, ये बात याद रख लेना। तो बिल्कुल भी शर्म नहीं करना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यार, हम बच्चे बनकर याद करेंगे, डॉक्टर बनना ज्यादा जरूरी है। ठीक है क्या? तो यार फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ठीक है ना? प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ठीक है? पोरिफेरा, सीलिएंटेडा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। तो लास्ट है बेटा हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा। ठीक है? ये सारे बेटा क्या है? नॉन कॉर्डेट। बेटा कॉर्डेट्स के अंदर तो सिर्फ एक ही फाइलम है यार, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा। ठीक है क्या? सुनो यार, बहुत आसान है यार। नॉन कॉर्डेट्स के अंदर 10 फाइलम है। पोरिफेरा, सीलिएंटेडा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। क्या क्या? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा।
आर्थ्रोपोडा मोलस्का एकेंडरमेटा हेमिगोडा। तो ट्रिक के भरोसे नहीं होना। मैं बोल रहा हूं ट्रिक से कभी याद नहीं करना भाई, याद ही कर लेंगे ना हम, क्यों ट्रिक से याद करना है, थोड़ा मेहनत कर याद कर लेंगे यार। एग्जाम में क्या होगा ना, इतना बड़ा चैप्टर है ना भाई, ट्रिक्स इतने सारे हो जाने, कौन सी ट्रिक किधर लगाना ये समझ में नहीं आएगा। तो कोई जरूरत नहीं है, मेरे पैटर्न से चलो, कोई ट्रिक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं भाई, ठीक है ना भाई। अस्त्र इतने ले लिए कि समझ में नहीं आ रहा कौन सा कब चलाना है, ठीक है ना, तो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो यानी कि हमको क्या करना है, हमको तो बस अच्छे से याद कर लेना है, कोई ट्रिक विक से नहीं करना। जरूरत ही क्या है भाई ट्रिक की, कोई जरूरत नहीं, आसान से नाम है, क्या है भाई, पोरिफेरा, सिलेंडर, टेनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्किहेल्मिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकेंडरमेटा, हेमिकोल्टा। एनेलिडा रिपीट करना, क्या क्या, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकेंडरमेटा, हेमिकोल्टा, क्या क्या, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकेंडरमेटा, हेमिकोल्टा, क्या क्या, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकेंडरमेटा, हेमिकोल्टा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकेंडरमेटा, हेमिकोल्टा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकेंडरमेटा, हेमिकोल्टा। अरे यार बोल कर बता, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकेंडरमेटा, हेमिकोल्टा। प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्किहेल्मिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकेंडरमेटा, हेमिकोल्टा। प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्किहेल्मिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकेंडरमेटा, हेमिकोल्टा। स्टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्किहेल्मिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकेंडरमेटा, हेमिकोल्टा। अरे यार आसानी तो है। पोरिफेरा, सिलेंडर, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्किहेल्मिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकेंडरमेटा, हेमिकोल्टा। और बेटा कॉर्डेट्स के अंदर एक फाइलम कॉर्डेटा। अब सुनो बेटा, जब कभी भी मैं ऐसा बोलता हूं ना, पोरिफेरा, सिलेंडर, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्किहेल्मिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकेंडरमेटा, हेमिकोल्टा, कॉर्डेटा, बेटा मैं सिर्फ ये सीक्वेंस नहीं बोल रहा होता हूं, मैं इवोल्यूशन बोल रहा होता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इवोल्यूशन। तो बेटा क्लासिफिकेशन जो है ना, उस क्लासिफिकेशन के बेस जो है उसके अंदर बेटा एक बहुत जरूरी पॉइंट होता है फाइलोजेन। यानी कि बेटा हम इस अर्थ पर हुए इवोल्यूशन को भी बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हमेशा आपको याद रखना है, पहले पोरिफेरा आए, फिर सिलेंडेटा आए, फिर टिनोफोरा आए। अब बेटा वो हालांकि अपन आगे भी बात करेंगे जब पोरिफेरा टिनोफोरा को डिस्कस करेंगे कि डीएनए के एविडेंसेस के हिसाब से कहानी कुछ अलग लगेगी, फॉसिल के एविडेंसेस कहानी कुछ अलग बताएंगे, वो सब हम वहां पर डिस्कस कर लेंगे कि भाई कौन पहले आया क्या आया। पर भाई हमारी एनसीईआरटी और हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो तो यही बोल रहा है, पोरिफेरा, सिलेंडर, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्किहेल्मिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकेंडरमेटा, हेमिकोल्टा और कॉर्डेटा। तो हमको इसी सीक्वेंस से चलना है, ठीक है, और यही सीक्वेंस करेक्ट भी है। चलो यार, तो हमने बोला कि यार नोटोकॉर्ड क्या होता है, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, वो कहां प्रेजेंट होता है बेटा, बॉडी के डोर्सल साइड। तो बेटा नोटोकॉर्ड क्या होता है, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, कहां प्रेजेंट होता है बेटा, बॉडी के डोर्सल साइड। ओरिजिन किससे हुआ, मेसोडर्म, जिसमें भी प्रेजेंट है वो कौन है बेटा, कॉर्डेट, जिसमें प्रेजेंट है वो कौन है, कॉर्डेट, जिसमें एब्सेंट है वो कौन है, नॉन कॉर्डेट्स। बेटा नॉन कॉर्डेट्स के अंदर 10 फाइलम होते हैं, कौन कौन से होते हैं बोलकर बताना है, पोरिफेरा, सिलेंडरा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्किहेल्मिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकेंडरमेटा और हेमिकॉर्डेटा। तो बेटा ये हमने समझ लिया बेटा पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि नोटोकॉर्ड को हमने एनिमल्स के सारे फाइलम को 2 ग्रुप में याद कर लिया, साथ में हमने फाइलम्स के नाम भी तो याद कर लिया, ठीक है ना। और हमको ये भी मालूम पड़ गया नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट्स क्या है। तो इसलिए बस नोटोकॉर्ड पहले ले लिया, क्योंकि सारे फाइलम के नाम अलग से लिखो, इससे अच्छा है कि हमने नोटोकॉर्ड भी समझ लिया, ये भी समझ लिया कौन नॉन कॉर्डेट, कौन जो है वो कॉर्डेट है, और हमने जो है वो इस सीक्वेंस को भी याद कर लिया जो हमको आगे हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो बस यही चीजें हैं कि मतलब हम जो है वो कभी कभी कुछ चीजों को सिंप्लीफाइड करने के लिए, हमारे लिए आसान हो जाए, बस इसीलिए ऐसा करते हैं ना, और हमको कम समय में चैप्टर भी खत्म करना है, ठीक है। तो बस उसी लिए यार, मतलब अननेसेसरी हम भाई मतलब बहुत दिन तक बढ़ा रहे, उसका कोई सेंस नहीं निकलता है, ठीक है क्या। चलो, तो मैंने बोला कि एनिमल किंगडम की अगर बात करें, जल्दी से बेटा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एनिमल किंगडम की अगर बात करें तो बेटा एनिमल्स से कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, एनिमल्स जो होते हैं बेटा वो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं बेटा, इनके अंदर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होता है, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, रिजर्व मटेरियल जो है ग्लाइकोजन फैट्स हैं, नर्वस सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर लोकोमोशन देखने को मिलता है एक्सेप्ट स्पॉन्जेस। साथ में बेटा हमने बोला कि डेफिनेट पैटर्न ऑफ ग्रोथ शो करते हैं, और एडल्ट के अंदर फॉर्म हो जाते हैं। एडल्ट जो होते हैं इनका डेफिनेट शेप और साइज होता है। रिप्रोडक्शन के अंदर एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। डाइवर्सिटी जो है उसमें एनिमल और प्लांट डाइवर्सिटी को जब कंपेयर करा तो बेटा एनिमल्स के अंदर हमने देखा 70% डाइवर्सिटी होती है, कंपेयर टू प्लांट काफी ज्यादा है, तो बेटा 72% के आसपास एनिमल डाइवर्सिटी है, जो मसल और न्यूरॉन के कारण है, जो कि बेटा इनकी वजह से लोकोमोशन कर पाते हैं। और फिर हमने बेटा बात करी कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, वो फीचर जिनके बेसिस पर हम क्या करते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके अंदर बेटा सबसे पहले बात करी नोटोकॉर्ड की, जो कि क्या है बेटा, एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो बॉडी के बेटा डॉर्सल साइड पर होता है, जिसका ओरिजिन मेसोडर्म से होता है, और जिस भी एनिमल के अंदर बेटा ये प्रेजेंट होता है वो कॉर्डेट होता है, जिसके अंदर एब्सेंट होता है वो नॉन कॉर्डेट होता है। और बेटा नॉन कॉर्डेट के अंदर 10 फाइलम होते हैं, पॉलीफेरा, सिलिंडा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्कीहेल्मिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एंड्रोमेटा और हेमिकॉर्डेटा। कॉर्डेट्स के अंदर बेटा एक ही फाइलम है, कॉर्डेटा। तो बेटा इस तरीके से हमने आज जितना पढ़ा है उस पूरे को हमने रिवाइज कर लिया है बेटा। इतने पूरे को अच्छे से पढ़ना है बेटा एनसीईआरटी से। बेटा इसका एनसीईआरटी रीडिंग का भी लेक्चर मिल जाएगा, तो बेटा इसके साथ में मैं एनसीईआरटी रीडिंग वाला जो पार्ट है उसका अलग से एक लेक्चर दे रहा हूं। साथ में बेटा नीट मंत्रा मॉड्यूल, नीट मंत्रा बाय आदित्य सर का जो मॉड्यूल है ना, उसके अंदर के क्वेश्चन के लिए भी मैंने एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसको भी नीट मंत्रा बाय आदित्य सर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर उस ऐप को बेटा वो सॉल्यूशन भी देख लेना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन भी देख लेना है। वहीं पर बेटा मैंने मॉड्यूल भी अपलोड कर दिया है। तो बेटा एनिमल किंगडम का मॉड्यूल जो है, जब नीट मंत्रा बाय आदित्य सर का ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें हमको फ्री कोर्स जो है ना, वहां पर बेटा डेमो जो है वहां पर हमको मिल जाएगा कोर्स। ठीक है ना, डेमो करके। अब डेमो के अंदर जब हम जाएंगे तो हमको वहां पर जो है वो एनिमल किंगडम के लेक्चर भी मिल जाएंगे। ठीक है ना, और साथ में हमको बेटा मॉड्यूल की जो है पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। थ्योरी भी बेटा मॉड्यूल से पढ़ना है। ठीक है ना, बहुत अच्छे से थ्योरी को प्रेजेंट करा हुआ है। ठीक है ना, मतलब हर एक टॉपिक को मेंशन करा हुआ है। हर एक टॉपिक को मेंशन करने के साथ में बेटा वहां पर एनसीईआरटी बाइट्स दिए हुए, इंपॉर्टेंट टॉपिक को सेपरेट करा हुआ है। एनसीईआरटी के बेटा एग्जाम्पलर और इनटेक्स्ट सवालों के आंसर भी वहां पर मेंशन करे हुए, सवाल और आंसर वहीं पर मेंशन करे ताकि अलग अलग जगह से पढ़ना ना पड़े, एक ही सोर्स से हम पढ़ लें। तो बहुत अच्छे से थ्योरी भी दी हुई है, हर चीज का ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से करा हुआ है। तो मॉड्यूल से पढ़ना है, मॉड्यूल का प्रैक्टिस टाइम भी सॉल्व करते रहना है, और मॉड्यूल के अंदर बेटा टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए उनको भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलो बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद नीट मंत्रा बाय आदित्य सर।